चलिए, तो पिछले दिन आप कंसेप्ट सीख गए थे। तो आपका होमवर्क दिया हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं अपने हिसाब से, फिर आप जो भी अटके होंगे उसको आप पूछ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। लिखा हुआ है सोना पानी से 19 गुना भारी है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। यहाँ कह रहा है सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब कह रहा पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए, पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। तो ये प्रश्न है बहुत सिंपल, इसमें कोई शक नहीं है कि आप आंसर बहुत जल्दी से नहीं ले आइएगा। 3 ग्रुप में दिख रहा है तो जल्दी से आप लिखिएगा। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बीच में पड़ रहा है बिना सोचे समझे बीच में लिख दीजिएगा। एक बड़ा और छोटा वाला को ऊपर, पहले हम 19 गुना को लिखते हैं क्योंकि आपका शुरू में 19 है, बाद में 9 है। रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो उसी सीक्वेंस में चाहिए। तो इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो इधर आपका अंतर हो जाएगा 6 का और इधर आपका अंतर हो जाएगा 4 का। काट दीजिएगा तो आपका आंसर होगा 3:2। 3:2। लेकिन अब आप यहाँ पर कह सकते हैं, साउंड देखिए लोग लिख रहे हैं इको आ रहा है। पप्पू जी साउंड थोड़ा सा चेक करिए तो देखिए क्या परेशानी हो रहा है साउंड में। साउंड रिपीट, देखिए क्या हो रहा है भाई, मोबाइल चला के देखिए। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, क्या रिपीट हो रहा है? कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। बाहर से देखिए चेक करके। चलिए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मन में कन्फ्यूजन रहता है। यूनिट को अगर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए, यानी मिश्र धातु पानी से करा 15 गुना भारी बनाने के लिए धातु को किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए। तो कुछ प्रश्न ऐसा रहता है जिसका जो भाषा दिया हुआ रहता है वो आपको बड़ा कंफ्यूज कर देगा। तो यहाँ पर यूनिट है पानी, तो यहाँ पर उस यूनिट से मतलब नहीं है, बस जल्दी से सॉल्व किया आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये यूनिट के वजह से परेशानी हो रहा था। तो ऐसा कभी कभी भाषा कुछ अटपटा सा आते रहता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगी और इस तरीके से सॉल्व करना है तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सब प्रश्न आपसे बन गया होगा। नहीं बना होगा तो लास्ट में आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा, जो ज़रूरत है उसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए
पूछ लीजिएगा, जो जरूरत है उसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए लिखा, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षक की औसत आयु 40 वर्ष है। विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष और शिक्षक की आयु, ये स्टूडेंट ये टीचर। अब कह रहा है यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह का औसत, बोलिए शिक्षक और विद्यार्थी मिलाकर दिया हुआ है 7, तो इसको क्या बनाना है भाई? आप जल्दी से मुझ मानी ये डायग्राम ना भी बनाएंगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलिए 12 7 में आंसर है 5 का, 6 7 में आंसर है 1 का। बिना इसको लिखे हुए डायरेक्ट ये रेशियो लिखने के लिए सिखाए थे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, निश्चित राशि जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे कर लेंगे। अच्छा सॉरी, एक सेकंड। करा, एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। शिक्षक की ये संख्या दिया हुआ है 12, जिसका औसत है 40। अब आगे कह रहा है विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष है। मतलब शिक्षक और विद्यार्थी मिलाकर ये है। इन दिनों का अंतर यहाँ 40 और 7 में अंतर हो जाएगा 33 का और इधर 1 का। अब ये दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या रह जा रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये हमें मालूम नहीं है। तो तुलना कर दीजिए। बोलिए 12 का तुलना इस 1 से, टोटल विद्यार्थी तो 33 से गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे सकेंगे। तो जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना है, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो कोई 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूछने योग्य है भी, लेकिन अभी हम उन सारे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं जिसको सॉल्व करने से आप बना सकेंगे। कह रहा यदि किसी कक्षा के कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, किसी कक्षा के कुछ छात्रों का, ये कै छात्र हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन इन जो भी छात्र हैं इसकी औसत दिया हुआ है 40। आगे कह रहा है कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र आ जाते हैं। कहीं दूसरा ग्रुप था जहां पर 12 छात्र थे और इन सभी 12 का औसत 32 था। तो ये पहले से कै लोग थे ये मालूम नहीं, लेकिन इन सभी लोगों का औसत 40 आया। 12 को कहीं दूसरे ग्रुप से आए और इन सभी का औसत 32 था। अब ये आकर इसी ग्रुप में शामिल हो गया, तो कह रहा 12 छात्र और आ जाते हैं जिससे औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। पहले से जितने भी लोग थे उन सबों का औसत 40 था। समूह में 12 लोग बाहर से और आके इसमें शामिल हुए। कैसे 12 लोग आए? जिनका औसत 32 था। तो आप पूरा का एक साथ जो औसत हुआ पहले की अपेक्षा 4 घट गया। तो बोलिए 40 था, 4 घट गया तो ये हो गया 36। अब ये दोनों का अंतर यहाँ, ये दोनों का अंतर यहाँ, 32 और 36 में अंतर है 4 का और 40 36 में अंतर है। तो इससे ये पता चला कि दोनों बराबर बराबर, पहले जितना छात्र थे उतना ही बाद में भी रेशियो बराबर बराबर आ गया। तो यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 ही होगा, क्योंकि रेशियो 12 है तो जाहिर सी बात है ये भी 12 12 होगा। अगर टोटल कहेंगे तो 12 12 24 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कट रहा है, कैमरा थोड़ा सा खिसकाइए। चलिए ठीक है। तो प्यारे यहाँ 1:1, तो ये भी संख्या बराबर होगा। लेकिन आप तुलना भी कर सकते, पहले छात्र थे मतलब पहले कितने छात्र थे, तो इधर 1:1 तो ये 12, तो इधर भी 12। या तो आप बोल सकते हैं कि इधर 12 आया, इसका तुलना आप 1 से कर लीजिएगा। ये पहले वाला पूछ रहा है तो पहले वाला का रेशियो से तो यही 12 ही हो जाएगा। तो जैसे भी आपको बोलना है आप बोल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है। तो अभी आपको नंबर नहीं लिखना है,
पहले हम अपने अनुसार उन सभी प्रश्न को बतलाते हैं जिसको कि बनाने के बाद आप सीख जाएंगे तो फिर आप खुद से बना सकते हैं। इसलिए आप नंबर अभी फ़िलहाल मत लिखिए, पहले हम जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं। जो हमें ज़रूरत है सिखाने का पहले उसको सिखा देते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करिएगा, फिर आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे ये सब हो जाएंगे, उसको सॉल्व करिएगा, फिर आशा करते हैं कि दिक्कत ये तो प्यारे ये सब हो जाएंगे, तो ये सब बन जाएगा। ये प्रश्न में आप फंसेंगे, ये सब बन जाएगा। इसको समझा देते हैं, जरा गौर करिएगा। करा एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। 24.85 रन प्रति विकेट। यहाँ यूनिट लिख देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, रन प्रति विकेट। हम यहाँ यूनिट लिख दे रहे हैं समझने के कारण। चलिए ठीक है, अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इसका अंतर यहीं तो रूल होता है। तो अब जल्दी से हम लिख रहे हैं, जरा गौर करिएगा। करा एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। यानी वो कुछ मैच खेला और उन कुछ मैचों में जितना भी रन दिया उसमें टोटल जो विकेट लिया उससे भाग दिया तो उसका औसत रन निकल गया। तो वही कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। आगे कह रहा है उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी का औसत 0.85 रन कम कर ली। मेरा मतलब ये हुआ, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। मेरा मतलब शुरू में वो 24.85 रन प्रति विकेट था औसत। तो दर्शक लोग बोला कि ये बहुत गंदा खेल रहा है, तो जिसके वजह से उस प्लेयर को आ गया गुस्सा, तो वो और बढ़िया खेलने का प्रयास करने लगा। और जब बहुत अच्छा खेलने लगा तो अब देखिए क्या हुआ। कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। उसने 52 रन देकर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी का औसत 0.85 रन से कम कर ली। यानी अब जो फिर आगे खेलने लगा जिसमें मात्र 52 रन देकर 5 विकेट लिया, तो बोलिए 52 रन नीचे विकेट, यानी ये आप भाग दे देंगे तो इतना रन प्रति विकेट हो जाएगा। तो आप 5 से इसमें भाग दीजिए या तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, तो 52 दूनी 104 और इधर 10 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव। यानी अंतिम में जो कुछ मैच खेला उसमें इसका औसत आ गया, इसका औसत आ गया 10.4 रन प्रति विकेट। और इधर इसमें सुधार हो गया, यानी 0.85 का कमी हो गया, तो ये हो गया 24। अब बोले इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ लिख दीजिएगा। एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। करा एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत, कुछ विकेट, अब कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 है। शुरू में जो भी मैच खेला उसमें इसका औसत 24.85 है, यानी 24.85 रन देकर वो 1 विकेट ले पा रहा था। आगे कह रहा है उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी की औसत 0.85 रन से कम कर दिया। यानी फिर गुस्से में खेल रहा था तो मात्र 52 रन देकर 5 विकेट लिया। इसका मतलब 10.4 रन देकर 1 विकेट ले लिया, यानी 10.4 रन प्रति विकेट। अब कह रहा है कि इसको इसमें जोड़ने के वजह से औसत है जो 0.85 रन से कम हो गया, तो 0.85 रन से कम होने का मतलब यहाँ पर ये 24 हो गया।
तो अभी दोनों को शामिल होने से औसत थोड़ा सा अच्छा हो गया। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, तो इधर आप जल्दी से अंतर लिखिएगा। अगर यहाँ 10 रहा होता तो 24, 10 में अंतर होगा 14 का, लेकिन यहाँ 10.4 है तो ये हो जाएगा 13.6 का, और इधर आपका हो जाएगा 24.85, और 24 में अंतर है 0.85 का। दशमलव के बाद अगर एक शून्य डाल देंगे तो अब इस दशमलव को हम हटा सकते हैं और बोलेंगे 17 पंचे 85, 17 अठे 36 से 5 से काटेंगे 16, तो ये हो गया 16:1। अब थोड़ा सा और रुकिए, इधर कह रहा है कि 52 रन देकर 5 विकेट लिया, तो 52 रन टोटल जोगफल है और 5 विकेट टोटल विकेट की संख्या है। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए, तो निश्चित राशि हमें विकेट का चाहिए। तो बोले अंतिम में वो 5 विकेट लिया, तो इस 5 का तुलना इस 1 से कर दीजिएगा, और पूछ रहा है कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए। अंतिम मैच का मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक, तो बोले 16 + 1 17, तो जल्दी से 17 से गुना कर दे तो 17 पंचे 85, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएंगे 85 विकेट लिए। अब फिर भी समझने में अगर दिक्कत है प्यारे, तो इसी का अगला प्रश्न हम बना रहे हैं, उसका जो भाषा लिखा हुआ है क्वेश्चन का वो बहुत ज़्यादा सटीक लिखा हुआ है, तो उससे आप बहुत आसानी से भाषा को पकड़ पाइएगा। तो चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसका भाषा बहुत सरल है वही चीज़, लेकिन उससे ज़्यादा सटीक लिखा हुआ है। करा एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, लिखा हुआ है एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। मतलब पहले वो कुछ मैच खेला जिसमें इसका 12.4 रन देकर वो 1 विकेट ले रहा था, तो इसका औसत हो गया 12.4 रन प्रति विकेट। करा एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 22 रन देकर 5 विकेट लिए। लिखा है एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 की कमी आ जाती है। मेरा मतलब पहले से खेला गया औसत इतना था और बाद में एक और मैच खेला जिसमें 22 रन देकर 5 विकेट लिया, तो ये औसत हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए तो 44 नीचे 10 4.4, यानी शुरू में जो खेला तो वो 12.4 था, अंतिम में वो खेला तो इसका औसत 4.4 था, और इसको इसमें शामिल कर दिए तो उसका 0.4 की कमी आ गया। तो अब यहाँ पर हो गया 12, तो अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो ये औसत है इतना रन प्रति विकेट, और ये निश्चित राशि है 22 रन, और ये 5 विकेट की संख्या। तो जो जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे। औसत तो ये, जोगफल रन का टोटल ये, विकेट की संख्या टोटल ये, बाद में जो खेला गया है उसका, इसमें कितना रन कितना विकेट है ये मालूम नहीं। तो अब बोलिए 12.4 और 12 में अंतर है 0.4 का, और इधर बोलिए 12 और 4.4 में अंतर, अगर यहाँ सिर्फ 4 रहता तो अंतर 8, 4.4 है तो 8 से कम यानी 7.6। अब बोलिए ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 4 से काटिएगा 19 × 76 यानी 19:1। अब प्यारे निश्चित राशि जिसका भी जरूरत पड़ेगा उसको लेकर आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर यूनिट है इतना रन प्रति विकेट, तो जो अंतिम यूनिट होता है उसी यूनिट का रेशियो निकलता, अर्थात ये विकेट है तो ये विकेट की संख्या का रेशियो निकल गया। ये रेशियो निकला संख्या का, लेकिन किसका, तो विकेट की संख्या का रेशियो निकल गया।
अब यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि इस मैच से पहले यानी अंतिम में जो मैच खेला उससे पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी, यानी शुरू वाला में विकेटों की संख्या क्या थी, ये वाला विकेट की संख्या आपसे पूछ रहा है। अगर टोटल विकेट कहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, अगर ये विकेट कहा तो इससे गुना करिएगा। तो बोलिए रन की संख्या है 22, विकेट की संख्या है 5, तो हमें विकेट चाहिए इसलिए 5। इसका तुलना बोलिए 1 से पहले वाला तो 19 से गुना कर देंगे, तो 19 से गुना होगा, तो 19 पंचे 95, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। 12 कहाँ से आया, गए थे नानी घर, तो नानी घर से मांग कर लाए हैं 12 प्यारे। एक बार फिर से 12 कहाँ से आया, 12 नानी घर से आया। देखिए करा एक क्रिकेट में जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। आगे कह रहा है एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, इसको औसत में तो आप बदल सकते हैं ना, तो यहाँ पर रन में विकेट की संख्या से भाग देंगे तो औसत हो गया 4.4 रन प्रति विकेट। तो पहले से औसत था इतना, बाद में एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए तो इसका औसत हो गया इतना। अब दोनों को एक साथ कैलकुलेट करिएगा तो वही कह रहा है कि एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे गेंदबाजी की औसत में 0.4 की कमी हो गया, यानी पहले वाला और अब वाला दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया तो पहले वाला में सुधार आया 0.4 का, तो ये कमी होगा 0.4 का, तो यहाँ पर 0.4 कमी कर देंगे तो ये 12 बच जाएगा। मतलब इन दोनों को मिलाकर एक साथ यहाँ पर 12 हो गया। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो इस तरह से आप सॉल्व कर दिए। ऐसे भी लोग हैं, हाँ बिल्कुल सही आप लिखे हैं कि जिसको ये सब चीज समझ में नहीं आता है सीधा फाउंडेशन बैच में पढ़ो, एकदम बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भगाना पड़ेगा लगता है। चलिए तो अब ये हो जाएगा प्यारे, और इस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि गलती से गलती हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कोई व्यक्ति है जो सफर किया होगा, तो कह रहा एक व्यक्ति अपनी यात्रा का कुछ भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यहाँ से कुछ दूर तक गया होगा 60 के स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। आगे कह रहा शेष भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आगे जो बचा होगा उसको गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आगे कह रहा है यदि कुल दूरी के लिए उसकी औसत गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी शुरू से अंतिम तक टोटल इसका औसत हो गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जल्दी से इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो 48 और 52 में अंतर है 4 का, और इधर 60 और 52 में अंतर है 8 का, तो इससे आपका हो जाएगा 1:2। अब बोलिए यहाँ पर यूनिट, लास्ट यूनिट क्या है? यूनिट तो ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जो बट्टा में आता है उसी यूनिट का ये रेशियो निकलता है, तो यहाँ घंटा है, या इसका मतलब ये समय का रेशियो निकल गया। तो समय का रेशियो हो गया 1:2। मेरा मतलब 60 के स्पीड का रेशियो ये है समय का, और 48 का रेशियो ये है समय का। अब जो भी दिया रहेगा उसका तुलना उससे, और निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो अब देखिए अब आगे कह रहा है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय की। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय।
तो आपसे प्यारे यहाँ पर दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह कितना दूरी तय किया। तो बोलिए यहाँ चाल आपका दिया हो 48, अगर इसमें समय से गुना कर दीजिएगा तो ये टोटल दूरी आपका आंसर निकल जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर समय का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका समय का रेशियो दिया हुआ, ये निश्चित राशि आपका दिया हुआ नहीं है। तो जब तक समय का निश्चित राशि नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर समय लिखिएगा नहीं, तो चाल गुना समय करिएगा नहीं तो दूरी निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम बोले कि समय तो दिया हुआ है परंतु ये समय का रेशियो दिया हुआ है। हमको यहाँ समय का निश्चित राशि चाहिए और निश्चित राशि हमें किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर हम समय नहीं लिख सकते हैं। और जब तक यहाँ समय नहीं लिखेंगे तो चाल गुने समय नहीं करेंगे तो दूरी भी नहीं निकल सकेगा। इसलिए आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में वो भी ना रहता तो आंसर होता इनमें से कोई नहीं, लेकिन ज्ञात नहीं कर सकते आपका ऑप्शन है तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चाल 48 वाला इसका समय समझ लेते हैं कि 2 है, लेकिन ये रेशियो है। अगर टोटल समय दिया हुआ रहता तो उस समय का तुलना समय से, जिसका समय निकालना रहता उसका समय से गुना करके पहले समय निकाल लेते, फिर चाल को समय से गुना कर देते तो वो आपका दूरी निकल गया होता। तो यहाँ आंसर क्या होंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। साउंड रिपीट अभी तक हो ही रहा है, नहीं कहाँ से प्रॉब्लम है कुछ नहीं पता चल रहा है प्यारे, आज भर आपको झेलना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। नहीं पता चल रहा है प्यारे, आज भर आपको झेलना पड़ेगा। अब ये नेचर 2 पे आ जाइए। नेचर 2 में 29 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा सा सहूलियत होगा, आप बहुत आसानी से उसको समझ सकेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से हम वापस वहां पर आते हैं। इस क्वेश्चन से समझना आसान हो जाएगा, समझ जाइएगा तो फिर सब बनने लगेगा। कह रहा एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 850 रुपया है। लिखा है एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 850 रुपया है। तो जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना कर दीजिएगा। कह रहा एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 850 रुपया, यदि घड़ी को 15% लाभ पर, लिखा है घड़ी को 15% लाभ पर, लिखा है घड़ी को 15% लाभ पर तथा कैलकुलेटर को 10% हानि पर। कह रहा कैलकुलेटर को 10%, कैलकुलेटर को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर 5% का लाभ होगा। तो 2 टुकड़ा में दिया हुआ, ये तीसरा टुकड़ा है जो दोनों को मिला करके दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पूरे में 5% का लाभ होगा। अब जल्दी से इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ लिख दीजिएगा। तो 15 और 5 में अंतर हो जाएगा 10 का, -10 और +5 में अंतर, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुट जाता है। तो 10 और 5 इधर अंतर हो जाएगा 15 का। तो अब बोलिए 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 2 बार। तो अब यहाँ पर रेशियो निकला, परंतु बात है कि किसका रेशियो निकला ये आपको समझना है। अब यहाँ पर रेशियो निकला तो बोलिएगा कि 10% लाभ, 15% लाभ, 10% हानि, 5% लाभ। तो कहिएगा कि ये लाभ का रेशियो निकला है। बिल्कुल नहीं, ये लाभ का रेशियो नहीं निकला है, ये रेशियो निकला है अपने यूनिट का। तो यहाँ यूनिट क्या है? तो यहाँ पर यूनिट प्यारे क्रय मूल्य है। अब यूनिट कैसे क्रय मूल्य है?
तो आज भर आपका डेमो चल रहा है, यानी अगला क्लास से यानी कल से हम अपने हिसाब से 0 से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होता है रेशियो। तो 2 क्लास रेशियो का देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर जगह हम कुछ भी समझाएंगे तो वो पॉइंट खिंचाकर रेशियो पर ही आकर रुकता है, इसलिए अभी फिलहाल हम समझाते हैं। जैसे कहीं पर हम बोले लिखा हुआ है 15% लाभ, तो हम बोले दुनिया का आप कोई भी प्रतिशत लीजिएगा तो वो अकेला कभी नहीं होता है। जैसे आपके गार्जियन आपसे पूछ दिए, इंटरमीडिएट का आप एग्जाम दिए, रिजल्ट आया तो पूछ दिए कि बाबू कितना प्रतिशत अंक लाए हो, तो आप बोले कि हम पापा 60% अंक लाए हैं। तो वो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि किसका 60%, उनको पता है कि पूर्णांक का 60%। उसी तरह से 15% लाभ, तो किसका 15% लाभ, तो क्रयमूल्य का 15% लाभ, क्रयमूल्य का 15% लाभ। परसेंट हटाते हैं, बट्टा 100 है, जो बट्टा में आता है वही तो यूनिट है। तो यहाँ 100 है तो ये किसके बदले आया हुआ है, तो क्रयमूल्य के बदले आया हुआ है। मेरा मतलब यूनिट वहाँ 100 है, 100 से पता नहीं चला, लेकिन 100 आया है क्रयमूल्य के बदले, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर यूनिट है 15% लाभ, 10% हानि, 5% लाभ। तो किसका 5% लाभ, किसका 15% लाभ, किसका 10% हानि, क्रयमूल्य का। तो बट्टा में प्रतिशत हटाएंगे, 100 आएगा जो क्रयमूल्य के बदले, अर्थात यूनिट क्रयमूल्य का है, लाभ का नहीं है, इसलिए यहाँ रेशियो क्रयमूल्य का निकला। अब यहाँ पर घड़ी क्रयमूल्य दोनों का मिलाकर, घड़ी और कैलकुलेटर का मिलाकर क्रयमूल्य 850, यहाँ पर है 3 2 5, जिसका भी निकालना उसको गुना। घड़ी का क्रयमूल्य क्या है, घड़ी का पूछ रहा तो घड़ी वाला रेशियो यानी 3 से गुना। अगर कैलकुलेटर का क्रयमूल्य पूछा होता तो 2 से गुना कर देते। 5 से काटिएगा 17 पंचे 85, 17 तिया 51, यानी 510 रुपया। तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आगे बढ़ रहे हैं। अब जब आप सीख जाएंगे तो रेशियो बच्चे की तरह ऐसे नहीं लिखते रहिएगा, सीधा आपको रेशियो लिखना रहेगा। तो बहुत जल्दीबाजी में आपको हम सिखाए थे, सब जगह ऐसे ही यूज करिएगा। बोलिए, एक जगह घड़ी को 15% लाभ पर, कैलकुलेटर को 10% हानि पर, टोटल को 5% लाभ पर, तो बीच वाला को पकड़ के रखिएगा। अब बीच में से घड़ी वाला घटाएंगे तो कैलकुलेटर का निकल जाएगा, कैलकुलेटर वाला घटाएंगे तो घड़ी का निकल जाएगा। तो हम घड़ी वाला घटाएंगे तो कैलकुलेटर का निकल जाएगा, 15 5 में अंतर है 10। बोलिए, इधर कैलकुलेटर वाला घटाएंगे तो घड़ी का निकल जाएगा, तो -10 और 5 में अंतर है 15 का। तो अब जल्दी से रेशियो लिख दीजिएगा, 5 दूनी और 5 तिया, घड़ी कैलकुलेटर का रेशियो निकल गया। बोलिए, टोटल क्रयमूल्य है 850, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टोटल है 5 को 850 बनाना है, तो 17 पंचे 50 यानी 170, जो भी निकालना उसमें 170 से गुना। पूछ रहा है घड़ी का क्रयमूल्य, तो 3 गुने 170, 17 तिया 51, 510, तो आपका आंसर हो जाएंगे 510। तुलना करना है, तुलना कर दीजिए। तो आज भर, उसके बाद अगला क्लास से सबसे पहला क्लास रेशियो होगा, उसके बाद फिर सभी चैप्टर का लेवल 1 को उड़ा देंगे। आप देखेंगे अगला क्लास से इतना स्पीड में चलेगा कि हर दिन 100 प्रश्न मिनिमम पार हम करेंगे। तो आज तक डेमो चल रहा था, बस अगला क्लास से आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, अब डेमो की ज़रूरत नहीं है। तो आपको रेगुलर क्लास करना है शुरू से। तो अब हम लोग यहाँ जाइए, यहाँ पे अब यहाँ देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी मतलब कब का है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, यानी पहले वाला जनसंख्या 8000 दिया हुआ है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में कह रहा है कि 10% की वृद्धि, तथा स्त्रियों की संख्या में कह रहा है कि 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। आप बोलिए, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो अंतर है 1 का, इधर भी अंतर है 1 का।
ये रेशियो तो लिखा गया, परंतु किसका रेशियो लिखाया? तो अब रुक जाइए। हम बोले पुरुष स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि, तो किसमें 10% की वृद्धि? जो पहले वाला जनसंख्या था उस जनसंख्या में 10% की वृद्धि। तो पहले वाला जनसंख्या में 10% की वृद्धि है, तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 जो आ रहा है पहले वाला जनसंख्या के लिए। इसलिए यहां पर जो रेशियो आया है पूर्व की जनसंख्या आया है। करा किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, तो वो निश्चित राशि आपका दिया हुआ है जो पहले वाला का ही दिया हुआ है, और रेशियो भी पूर्व का है, तो पूर्व का तुलना पूर्व से। तो बोलिए कुल जनसंख्या है 112 निकालना है, उसको गुना करिएगा। तो उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो पुरुष का रेशियो 1 से गुना, तो आपका आंसर हो जाएगा 4000। तो इस तरह से कर दीजिएगा। तो लेकिन ऐसे नहीं लिखिएगा, ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर आना है आपको। हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको अभ्यास करना है ताकि डायरेक्ट लिख सके। इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं समझने के लिए। थोड़ा सा एक मिश्र धातु ये है, दूसरा मिश्र धातु ये है। करा मिश्र धातु ए में, ये मिश्र धातु ए है जिसमें कह रहा है कि तांबा दिया हुआ है 90% और कह रहा है कि 10% पीतल है, और कह रहा है कि पीतल इसमें 10% है। तो बोले 90% और 10% 100%, यानी इस मिश्र धातु में दो ही धातु है, तांबा और पीतल, दोनों को मिलाने से 100% हो रहा है। आगे कह रहा है कि मिश्र धातु में, और आगे कह रहा है कि बी में 80% तांबा और 18% पीतल। ये बी है जिसमें कह रहा है, ये क्या हो रहा है अभी? ये बी है जिसमें कह रहा है, ये क्या हो रहा है अभी? आज यहाँ एक मक्खी आ गया है। आप मक्खी सिनेमा देखे होंगे, मक्खी जो सिनेमा देखे होंगे उनको समझ में आता होगा कि एक छोटा सा मक्खी आदमी को कैसे परेशान कर देता है। आज इस यहाँ पर इस रूम में एक मक्खी आ गया है, इतना परेशान कर रहा है। अभी वही पेन नहीं चल रहा था, कहीं वो टच कर दिया था तो बैठ रहा है, तो बहुत परेशान आज कर रहा है। दोपहर में भी परेशान कर रहा था। उस मक्खी को मारने के चक्कर में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम मक्खी सिनेमा खुद देखे हैं क्या क्या वो कर सकता है, इसलिए उसको मारने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं प्यारे। तो कह रहा ना बी में 80% तांबा, ये बी है। इस देखिए क्या हो रहा है भाई, कह रहा ना बी में 80% तांबा, बी में 80% तांबा, 18% पीतल। यहाँ कह रहा 18% पीतल, और नहीं कह रहा है कुछ। तब बोलिए धातु, ये मिश्र धातु है बी जिसमें तांबा 80%, पीतल 18%, तो 80 + 18 98%। अब 2% घट रहा है, तो वो जो 2% बच रहा है इसमें और भी कोई चीज हो सकता है, कोई और भी मिश्र धातु हो सकता है। हो सकता है कि उस 2% में एक ही प्रकार का और मिश्र धातु रह सकता है। हो सकता है कि उस 2% में कई एक तरह का मिश्र धातु और भी रह सकता है, लेकिन हमें उन सबों से लेना देना नहीं है। एलिगेशन का रूल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? तो पहला ग्रुप वाला, दूसरा ग्रुप वाला, उन दोनों को मिलाकर चाहिए। अगर ऐसा दिया रहेगा तो प्रश्न में और क्या क्या दिया हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बोलिए पहला मिश्र धातु में तांबा और पीतल दोनों है, तो अब हम तांबा को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि पीतल को लेकर के आगे बढ़ेंगे? तो हम आगे पढ़ते हैं, जिसके बारे में डाटा दिया हुआ रहेगा दोनों को मिला करके, तो उस चीज को लेकर बढ़िएगा तो थोड़ा सा सहूलियत होगा। तो अब बात यहाँ पर है कि दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें 12% पीतल हो। यानी इसको मिलाने पर कह रहा है कि इसमें पीतल 12% हो। तो अब हम लेकर बढ़ेंगे किसको? तो हर हाल में पीतल को लेकर बढ़ेंगे। आप कहिएगा कि हम तांबा को लेकर बढ़ेंगे, तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
लेकिन यहां पर तांबा दिया हुआ है, यहां पर तांबा दिया हुआ है, तो 90%, यहां 80%, लेकिन इसमें आपका तांबा दिया हुआ नहीं है। तो आप कहिएगा कि 100% में से 12% घटा देंगे तो हमारा तांबा नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि यहां पर दोनों को मिलाकर 100% नहीं है, इसका मतलब 2 मिश्र धातु के अलावा तीसरा मिश्र धातु भी उसमें होगा। इसलिए आप 100 में से 12 को घटाकर यहां ये नहीं कह देंगे कि इसमें आपका तांबा का मात्रा 88% है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। इसलिए यहां तांबा लेकर नहीं बढ़ना होगा, बल्कि पित्तल को लेकर बढ़ना होगा। तो सभी जगह पित्तल को लिख दीजिए। तो अब बोलिए, मिश्र धातु ए में अब तांबा से मतलब नहीं रखेंगे, पित्तल को लेके बढ़ेंगे। तो 10% पित्तल है। इसमें कह रहा और मिश्र धातु बी में 80% तांबा, तो बोलिए 18% पित्तल है। आगे कह रहा है कि दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें 12% पित्तल हो। आप बोलिए यहाँ भी पित्तल, यहाँ भी पित्तल, इन दोनों को मिलाकर पित्तल का ये प्रतिशत दिया हुआ औसत है। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। 18-12 में अंतर हो गया प्यारे 6 का, 10 और 12 में अंतर हो गया 2 का। इससे काटिएगा 3 बार, 3:1 हो गया। अब आपसे यही पूछ रहा है तो आपका आंसर हो गया 3:1। तो ये थोड़ा सा समझना था। अगर 100% दूसरा में हुआ रहता तो आपकी मर्जी, जिसको भी लेकर आगे बढ़ना चाहते थे वो बढ़ सकते थे। क्योंकि 100% हो रहा है, इसका मतलब 2 ही तरह का मिश्र धातु है। तो पित्तल वाला यहाँ पर मालूम नहीं था, तो 100 में से 12 घटा देते तो पित्तल हमें पता चल जाता, सॉरी तांबा पता चल जाता। नेक्स्ट, तो अब ये हो जाएगा। हाँ, ये प्रश्न, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसमें बहुत परेशानी होता है लोगों को, लेकिन आप अच्छे से समझ जाइएगा तो कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं, आराम से समझा रहे हैं, जरा गौर करिएगा। चलिए ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास कहाँ चलेगा? टॉपिक वाइज ही चलेगा, कल से चलेगा टॉपिक वाइज। अभी ये झलक दिखा रहे थे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता। अगला क्लास से आपका बिल्कुल हम अपने हिसाब से लेकर बढ़ेंगे कल से, और हर दिन मिनिमम 100 प्रश्न हर दिन पार करेंगे। तो अब चिंता नहीं करना है, बस आज भर जो भी दिक्कत था अगले क्लास से आपका चिंता नहीं है, हमारा चिंता है। अगला क्लास को काउंट करते हुए आप 7 दिन क्लास सिर्फ करिए। 7 दिन के बाद अगर हम आपको ये नहीं कहवा दिए कि बचपन से लेके 20 साल के एज तक में उतना नहीं सीखे हैं जितना 7 दिन में हमें सीखने को मिल गया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पढ़ना बेकार। चलिए तो फिर हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। करा विस्की से भरे एक गिलास में, करा विस्की से भरे एक गिलास में, चलिए भरा हुआ है। करा विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें अल्कोहल का प्रतिशत दिया हुआ है 40%। विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। कह रहा इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव्य बदल देने से, मेरा मतलब है कि ये जो अल्कोहल था, विस्की से भरा ये गिलास है जिसमें अल्कोहल का प्रतिशतता ज़्यादा था, जिसके वजह से पीने योग्य ये नहीं था। तो इसमें क्या किया कि ऊपर से पानी मिला दिया। तो अब कह रहा है ना, जरा ध्यान देंगे प्यारे। कह रहा विस्की से एक भरे गिलास में ये 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव्य बदल देने से एक और विस्की से भरा गिलास था जिसमें अल्कोहल का मात्रा यानी प्रतिशत थोड़ा सा कम था। इसमें अल्कोहल आपका मात्र 19% था। तो इसमें अल्कोहल का मात्रा ज़्यादा था,
तो वो पीने योग्य नहीं था। तो एक दूसरा गिलास में भी विस्की भरा हुआ था जिसमें अल्कोहल मात्र 19% था, मतलब थोड़ा सा कम था। तो पीने योग्य बनाने के लिए क्या किया कि इससे कुछ मात्रा निकाल के ये वाला डाला, तो ये नया वाला तैयार हो गया। इसमें से कुछ मात्रा निकाल के बाहर किया और ये वाला फिर इसमें डाला, तो ये नया प्रकार का विस्की तैयार हो गया, जिसमें कह रहा है कि अल्कोहल का प्रतिशतता 26% हो गया। एक बार फिर से बोल देते हैं, करा विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर, यानी इसमें से कुछ हटाया और ये करा कुछ भाग के स्थान पर 19% वाला अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। अब इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों के अंतर को यहाँ, बोलिए 19 और 26 में अंतर हो गया प्यारे, यहाँ पर 7 का, और इधर बोलिए 40 और 26 में अंतर हो गया 14 का। इससे काटिएगा तो ये 2 बार कटेगा, यानी हम बोलेंगे 1:2। अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, यही तो आपका ज़रूरत है। यहाँ कह रहा है विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। विस्की के कितने भाग को, विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। विस्की के कितने भाग को मतलब टोटल भाग में से कितने द्रव को बदला गया। तो कह रहा विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, तो विस्की में क्या लगा हुआ है, तो विस्की का टोटल द्रव को नीचे, मेरा मतलब जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हमेशा बट्टा के नीचे, और जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर। तो कह रहा विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, तो पहले वाला ये है, बदल के डाला गया ये है, तो टोटल विस्की हो गया 3। करा कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, तो नया वाला है 2, तो इसको रखिएगा ऊपर, तो आपका आंसर होगा 2/3। तो जो रेशियो सीखे हैं देखिए वहाँ 1/3 लिख रहे हैं प्यारे, गलत बात है बिल्कुल। एक बार हम फिर से बोल दूं, करा विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है, ये पहले वाला टोटल है। उसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदला गया, ये वाला नया वाला इसमें डाला गया, तो कह रहा है कि नए द्रव में 26% हो गया। तो बोलिए इसका मात्रा यहाँ पर बचा 1, इसका मात्रा है 2, तो टोटल हो गया 2 1 3। बदला गया भाग तो बदला गया, बाद वाला इसमें डाला गया था तो बदला गया, तो बदला गया है 2, तो आपका आंसर हो जाएंगे 2/3। तो आंसर है ये 2/3। इसीलिए हम रेशियो पहले सिखाते हैं, क्योंकि हर जगह हम रेशियो को ही यूज करते हैं। अब यहाँ भी समझने में कुछ लोग को परेशानी हो रहा होगा, तो ज़रूरत यहाँ पर का आपको समझने का नहीं है। जब आप रेशियो सीखेंगे, मेरा मतलब कल का क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और कल ही नहीं, कल से हर क्लास अपने आप में क़यामत होगा, इसलिए कल से क्लास नहीं छूटना है। अभी तक डेमो चला रहे थे, डेमो में क्लास किए ना किए कोई बात नहीं, अगला क्लास से आप ये समझ लीजिए कि कल से जो क्लास करेंगे उसी से आपका एनटीपीसी यानी ग्रुप डी और ग्रुप डी ये सब आपका निकलेगा एग्जाम। तो अब आप दिल लगाकर कल से पढ़ाई करेंगे, हर दिन बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ये प्रश्न समझाना पड़ेगा दोनों हमें, और ग्रुप डी को आप ग्रुप डी आज के डेट में मत समझिए। ग्रुप डी में भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो मार्केट से कोई किताब खरीद के लाइएगा तो उसमें वो सब क्वेश्चन छांटा हुआ रहता है। एग्ज़ाम देते हैं तो वैसे स्टूडेंट को पता है कि ग्रुप डी में भी क्वेश्चन एक हिला करके रख देता है, जो कि सीजीएल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखाई देता है, उस स्टैंडर्ड का भी कुछ प्रश्न दिया रहता है। तो ग्रुप डी को बहुत आसान मत समझिए, क्योंकि आज के डेट में एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा कर रख देता है। तो आपको बनना है बाबा बजरंगबली। कहिएगा बाबा बजरंगबली क्यों बोल रहे हैं भाई? तो लक्ष्मण को लगा था शक्तिमान,
तो उनको बोला गया वैद्य जी बताए कि जाइए फलाना पहाड़ पर से सजीवन बूटी लेके आइए। वो वहाँ से चल दिए सजीवन बूटी लाने के लिए। जब पहाड़ पर गए तो उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन सा ले जाना, सब तो एक ही जैसा देखने से लग रहा है। तो वो बेचारा परेशान हो गया। अब सोचे अब हम करें तो क्या, तो अब फिर से पूछने जाएंगे, फिर से वापस लौट के आएंगे तो बड़ी समय लग जाएगा, जान भी जा सकता है। इसलिए वो पहाड़ को ही उठा लिए कि कोई ना कोई तो इसी में से ना होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपको इतना पढ़ देना है कि कोई भी एग्जाम में आप बैठे चाहे कुछ भी पूछे हम उसको सॉल्व कर देंगे। इसलिए हम बोले कि आपको ग्रुप डी पर निगाह नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना कुछ पढ़ लीजिए कि कुछ भी पूछे बन जाए, यानी बाबा बजरंग बली आपको भी बनना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये मक्खी है जो ये अपना कुछ एलिगेशन का रूल लगा रहा था, तो वो भी बना रहा है भाई, कुछ खांटी मेथड सीख रहा है। चलिए ठीक है। करा किसी कस्बे की जनसंख्या 5000 है, किसी कस्बे की जनसंख्या 5000 है। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि। करा पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, जबकि महिलाओं की संख्या में 2% की कमी। महिलाओं की संख्या में 2% की कमी हुई, लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या अपरिवर्तित रही। मेरा मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न वृद्धि न कमी, यानी आप सीधा लिख दीजिएगा 0%। तो अब जल्दी से इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। तो मेरा मतलब 0% का मतलब ये वृद्धि है, ये कमी है। तो अपरिवर्तित मतलब कोई परिवर्तन नहीं। मेरा मतलब ना तो वृद्धि हुआ और ना तो बोलिएगा कमी हुआ, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब आप बोलिएगा 0% वृद्धि, या तो आप बोल सकते हैं 0% की कमी। तो ये प्रतिशत वृद्धि है, ये प्रतिशत कमी है। और यहाँ कुल मिलाकर जनसंख्या में कह रहा है कि अपरिवर्तित रहा। अपरिवर्तित होने का मतलब ना तो वृद्धि होना ना तो कमी होना, यानी आप बोलिएगा 0% वृद्धि या तो आप बोलिए 0% की कमी। बात बराबर है। तो हम यहाँ लिख दिए 0% वृद्धि या तो बोलिए 0% कमी, बात बराबर है। अब इधर अंतर हो गया 8 का, इधर अंतर हो गया 2 का। काटिएगा प्यारे 4 बार, तो अब इधर टोटल हो जाएगा 4 1 5। टोटल का तुलना टोटल से, जिसके बारे में भी पूछा जाए। तो उस कस्बे में महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी, महिला वाला संख्या पूछ रहा तो 4, ये पहले वाला ही निकलेगा। 5 से काटिएगा 1 बार, यानी आपका आंसर होगा 4000। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। समझने में शायद कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए इसको जरा देखते हैं। ये भी रेलवे का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ एक संस्थान के n लोगों पर किए गए सर्वेक्षण से, कोई संस्थान है जिसमें हम आपको समझाने के लिए एक लाइन खींच दिए। टोटल जितने भी लोग बैठे हैं, जिसमें से कुछ लोग इधर हैं और कुछ लोग इधर हैं, बस इधर टोटल n लोग बैठे हैं, n लोग, और उधर कह रहा है उसी संस्थान में अतिरिक्त p लोग, इधर है p लोग। फिर से हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इधर संस्थान में टोटल n लोग हैं और इधर टोटल p लोग हैं, कोई संस्थान है। अब जरा समझने का प्रयास करिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। करा एक संस्थान के n लोगों पर किए गए सर्वेक्षण से, हम कोई संस्थान चला रहे हैं, मान लेते हैं कि क्लास ही ले रहे हैं, तो इधर n लोग बैठे हुए हैं क्लासरूम में और मेरे इस तरफ p लोग बैठे हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो कह रहा एक संस्थान के n लोगों पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि 60% लोग चाय पीते हैं। इस तरफ टोटल n लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों पर हम सर्वे
करके देखे कि कितने % लोग चाय पीते हैं भाई। तो हम बोले चाय पीने वाले प्यारे जरा हाथ उठाइए। तो इस तरफ n लोग बैठे हुए थे, तो उसमें 100 लोग में हाथ उठाए 60 लोग, यानी 60% है। तो वही कह रहा है कि एक संस्थान के n लोगों पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि 60% लोग चाय पीते हैं। इधर n लोग पर सर्वे किए जिसमें 60% लोग चाय पीते हैं। उसी संस्थान ने अतिरिक्त p लोगों पर सर्वे किया और पता लगाया कि सभी लोग चाय पीते हैं। फिर इस तरफ कुछ लोग बैठे हुए थे, हम वहां पर भी पूछ कर देखे भाई, तो उधर सभी लोग हाथ उठा दिए। इसका मतलब 100% लोग इधर पीते हैं चाय। तो इधर टोटल p लोग हैं और इधर 100% लोग चाय पीते हैं। एक बार फिर से, एक संस्थान के n लोगों पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि 60% लोग चाय पीते हैं। उसी संस्थान ने अतिरिक्त p लोगों पर सर्वेक्षण किया और यह पाया कि सभी लोग चाय पीते हैं। सभी लोग का मतलब 100% लोग चाय पीते हैं। अब देखिए कहा क्या जा रहा है। अब आगे कह रहा है, फिर वह यह भी पता लगाया कि इन दोनों प्रकार के लोगों की कुल संख्या का 70% चाय पीते हैं। तो इस तरफ जो लोग बैठे हुए थे और इस तरफ जो लोग बैठे हुए थे, सभी पर एक बार सर्वे किया गया। टोटल लोगों पर एक बार सर्वे किया तो पता चला कि टोटल लोग में 70% लोग चाय पीते हैं। इस पर सभी पर, तो ये हो गया 70%। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो इधर अंतर हो गया प्यारे 30 का और इधर अंतर हो गया 10 का। तो 0 से 0, 3:1। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, करा ज्ञात करें कि n p का कितना प्रतिशत है। p में का लग गया, जिसमें का या से लग जाता है उसको बट्टा के नीचे, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको बट्टा के ऊपर। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हमेशा बट्टा के नीचे और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर। तो कह रहा n p का कितना % है, p में का लग गया, p से कंपेयर हो रहा है तो p वाला को वैल्यू को नीचे रखिएगा, p वाला का वैल्यू को नीचे, तो 1। करा n का प्रतिशत कितना, n को ऊपर यानी 3 को ऊपर प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 300%। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब आपसे बन जाएगा, बहुत सिंपल है। डायरेक्ट 20, 40, 25 लिख दीजिएगा, अंतर निकाल दीजिए, तुलना कर दीजिएगा। ये बता दिए थे 5% हानि और लाभ। हानि और लाभ अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुड़ जाता है, तो आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है ऐसे प्रश्न सबसे पहले तो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चैप्टर बनाइएगा तो कोई राइटर का किताब खरीदिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। तो वहाँ पर आपको पकड़ में आना चाहिए कि एलिगेशन से बनेगा। अगर ये पकड़ में आया तब तो बना दीजिएगा, अगर पकड़ में नहीं आया तो बेसिक तरीका से करिएगा और उससे करने पर बहुत परेशानी होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पकड़ में आना चाहिए कि ये रूल अप्लाई होगा एलिगेशन का, ये समझ में आ गया तब तो आप सॉल्व कर ही दीजिएगा। फिर ये मक्खी लिख रहा है थोड़ा भाई, क्या क्या लिख देता है चाइनीज भाषा में। करा 2 घड़ियों का कुल मिलाकर क्रयमूल्य 3000 है। 2 घड़ियों का क्रयमूल्य 3000 है। एक घड़ी को 15% लाभ पर, एक घड़ी को कह रहा है कि 15% लाभ पर, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर। लाभ के साथ प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि ना लिखिएगा तो भी प्लस में, हानि के साथ माइनस लिख दीजिएगा। 10% हानि पर बेचने से पूरे माल पर ना लाभ होता है ना हानि, पूरे पर। अब जरा समझिएगा, कह रहा 2 घड़ी का कुल मिलाकर क्रयमूल्य 3000 है, एक घड़ी को 15% लाभ पर।
तो जितना में खरीदा होगा उससे 15% लाभ लेकर बेच दिया, यानी थोड़ा सा महंगा करके बेच दिया। जितना में खरीदा था उससे ज़्यादा रेट में बेच दिया, तो इस तरह से 15% का लाभ हुआ। और करा दूसरी घड़ी को 10% हानि पर, यानी जितना में खरीदा उससे कम में बेचा होगा, फिर कैलकुलेट करने पर पता चला 10% का हानि हुआ। अब कह रहा है कि पूरे माल पर ना लाभ होता है ना हानि। अब पूरे का एक साथ गणना किया तो दोनों को खरीदा होगा वो टोटल क्रय मूल्य जितना था, तो एगो को लाभ पर बेचा, एगो को हानि पर बेचा। एक को जितना में खरीदा था उससे ज्यादा में बेचा और दूसरा को जितना में खरीदा था उससे कम में बेचा। अब टोटल को इकट्ठा किया तो पता चला कि जितना दोनों सामान को खरीदने में खर्च किए थे, बेचने के बाद भी हमारे पास टोटल पैसा उतना ही आया, ना तो ज्यादा ना कम, एकदम उतना ही आया। इसका मतलब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी हम बोलेंगे 0% लाभ या तो हम बोलेंगे 0% हानि, बात तो बराबर है, ना लाभ हुआ ना हानि। तो आप बोलेंगे 0% लाभ या 0% हानि। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। फिर से हम बोले ये आप पेन खरीद के लाए इस प्रकार का 2 गो। अब एक ग्राहक आपके दुकान पर आया तो आपको देखने से लगा ना कि इस ग्राहक को हम ज़्यादा ठग सकते हैं और इस नाम पर हम इसको बेच दिए और इस पर लाभ उठा लिए। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। जैसे ही अगला ग्राहक आया तो वो ग्राहक ही तेज था, इस बार हम जितना में खरीदे हैं उससे भी वो सस्ता में खरीद के चल गया। तो एक जगह हम फायदा लिए और दूसरे जगह उतना ही घाटा कर दिए, तो जितना टोटल पैसा खरीदने में लगा था उतना ही पैसा टोटल बेचने के बाद भी आया, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यानी बोलेंगे 0% लाभ या 0% हानि। तो वही कह रहा है कि ना लाभ हुआ ना हानि, यानी बोलेंगे 0% लाभ या तो बोलेंगे 0% हानि। तो अब इन दोनों का अंतर को यहाँ तो अंतर हो गया इधर 10 का और इधर अंतर हो गया 15 का। काट दीजिए, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो रेशियो हो गया 2:3, जो कि ये क्रयमूल्य का ही रेशियो निकला है, लाभ का नहीं। और ये क्रयमूल्य ही है, तो क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से 3 2 5 से निकालना है, उसको गुना कर दीजिएगा। तो कह रहा है घड़ियों का क्रयमूल्य मतलब प्रत्येक के बारे में पूछ रहा है। तो एक बार आप 2 से गुना कर लीजिएगा, एक बार 3 से। हम यहाँ पर काट लेते हैं, तो बोलिए 2 से गुना करिए तो 6 दूनी 1200, 3 से गुना करिएगा तो 6 3 1800, तो 1200 और 1800 यानी आंसर हो गया बी। इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये सब आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पर एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, भाषा एसआई का है लेकिन बनेगा तो उसी मेथड से, लेकिन 2 प्रश्न यहाँ हमें बताना पड़ेगा। 2 प्रश्न इसलिए कि ये बनने के लिए तो आपसे बन जाएगा, लेकिन इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा मन ही मन कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, मेरा मतलब इसको सिखाने के लिए हमें 2 प्रश्न बनाना पड़ेगा। पहला तो कि इसको सिखाना है इसलिए और ये समझ में आ सके इसलिए इन दोनों में से किसी एक को हम बना देते हैं। तो चलिए ये इसको हम बना देते हैं, जो ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपये हैं उसमें से कुछ राशि को 7% वार्षिक दर से तथा शेष राशि को 12% दर पर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। मतलब किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसा था, तो जब पहला वाला ग्राहक आया उससे सूद पर पैसा लेने के लिए, तो उसको बोला कि हम 7% की दर से देंगे, तो वो लेके चला गया। अब दूसरा का बार अब पैसा बचा हुआ रह गया, तो अब किसी दूसरे व्यक्ति को देना था। तो मन में सोचा कि हम बोले 7% पर वो तुरंत लेके चल गया, यानी उसको हम महंगा भी करके बोलते तो भी वो ले जा सकता था। तो सोचा चलो दूसरा ग्राहक पर ट्राई करेंगे, लिया तो ठीक है, अगर ना लिया तो भी ठीक है, कम ही पर दे देंगे। तो अब दूसरा का ग्राहक जब आया ना, तो उसको बोला कि देखिए भाई, हम तो पैसा दे रहे हैं लेकिन हम 12% आपको ब्याज लेंगे। तो बोला कि ठीक है दे दीजिए, तो उसको 12% पर दे दिया।
आप भी फील कर रहे होंगे जब यहाँ शहर में रहते होंगे, गांव से चलकर शहर में आता होगा तो रूम जब खोजने के लिए जाते होंगे तो मकान मालिक क्या करते हैं ना कि आप रूम लेने के लिए गए तो आपको रूम दिखा दिया। अब आपसे अपने मन से बोलेगा, आप पूछ दिए कितना रेंट है इस रूम का, बोल दिया 4000। आप बोले ठीक है दे दीजिए, तो 4000 में दे दिया। अब आपको एक बात बोलेगा कि देखो भाई, एक आदमी था वो देख करके गया है, अब शाम में आप आइए, अगर वो नहीं लिया तो हम आपको दे देंगे, ऐसे कह के टाल दिया। अब आपको शाम को बुला लिया। अब दूसरा ग्राहक उस बीच में आएगा तो उसको बोल के देखेगा कि 5000 में हम देंगे। अब वो लड़का 5000 में ले लिया तो 5000 में दे दिया, आपको नहीं देगा। तो वो ऐसे ही ट्राई करके देखता है, जैसा ही ट्राई करके देख लिया है। क्या ऐसा सही में होता है कि नहीं भाई? बिल्कुल ऐसा होता है। स्टूडेंट लोग ही रूम का रेंट बढ़ा देते हैं। एक स्टूडेंट खाली किए, दूसरा स्टूडेंट वहीं से गुजर रहे हैं, देख लिए कि यहाँ से सामान निकाल के जा रहा है कहीं दूसरे जगह, तो आप ही में से कोई दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो जाकर कहते हैं कि हम इस रूम को ले लेंगे, कितना में दीजिएगा, और महंगा करके आप उसको ले लेते हैं। धीरे धीरे रेंट बढ़ जाता है। तो अभी लॉकडाउन टूटने के बाद रेंट पर हम इसलिए आए कि इस पर तो बहुत ज़ोरदार आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक कागज़ के टुकड़े के लिए आपको इतने दिन से रूम में ताला लगाकर अब 40-50 हज़ार रुपया पे करना बिल्कुल गलत बात है। इसलिए अब आवाज़ उठाने का समय आ रहा है। लॉकडाउन टूटेगा तो हंगामा खड़ा करना है। तो ठीक है, फिलहाल अभी ये करा, एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपए हैं उसमें से कुछ राशि को 7% वार्षिक दर तथा शेष को 12% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसे कुल राशि पर 10.5% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हो तो पहले तथा दूसरे भाग की राशि में क्या अनुपात है? तो बोलिए 12 और 10.5 में अंतर है 1.5 का, 1.5 मतलब 1.5, और बोलिए इधर 7 और 10.5 में अंतर है 3.5 का। दशमलव से 0.5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 7, तो हो गया 3:7। तो इस तरह से सॉल्व कर दिए। लेकिन अगला प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। वो कन्फ्यूजन क्या होगा तो हम जरा उसको सॉल्व करके आपको बतलाते हैं, ताकि आपका समस्या का समाधान हो सके, कन्फ्यूजन में आप न रहें, कॉन्फिडेंस के साथ बना सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। करा सुप्रिया 3600 रुपया 9% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए, करा सुप्रिया 3600 रुपया 9% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, इसको साइड में लिख देते हैं। करा सुप्रिया 3600 रुपया 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य राशि 12% दर पर, एक अन्य राशि कह रहा है कि 12% की दर पर उतने ही समय के लिए उधार ली। मतलब ये 3 साल के लिए तो ये भी 3 साल के लिए। पूरी राशि पर उसे 11% दर से ब्याज प्राप्त हो, पूरा पर 11%। तो अब कह रहा है कि तोबा कुल कितनी राशि उधार लगाई। तो इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो 12 और 11 में अंतर है 1 का। इधर 9 और 11 में अंतर है 2 का। आप बोले 9% ब्याज की दर, किसका 9%? मूलधन का 9%। तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 जो आएगा मूलधन के बदले में, इसलिए यहाँ पर मूलधन का रेशियो निकला यूनिट। यूनिट यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत सिंबल हटाएंगे बट्टा 100 आएगा, तो 12% ब्याज। किसका 12%? मूलधन का। तो यहाँ यूनिट मूलधन है, इसलिए ये रेशियो जो आपका निकला है वो मूलधन का ही रेशियो निकला है। तो कह रहा वह कुल कितनी राशि उधार लगाई। तो बोलिए इधर 3600 सुप्रिया को, तो सुप्रिया का तुलना सुप्रिया से, तो बोलिए इसका तुलना 1 से। कुल कितनी राशि उधार लगाई यानी टोटल मिलाकर तो 2 1 3 से। तो इस तरह से सॉल्व कर दिए।
तो 36 तिया 108, 2 शून्य और तो हो गया 10,800। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है भाई? तो कन्फ्यूजन ये है, क्या है? तो अब हम समझा रहे हैं, जरा गौर करिएगा। आप कहिएगा कि ये जो समय 3 साल दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब गाय मुर्गा पर आधारित ये क्वेश्चन रहा होता तो वहाँ पर समय को आप यूज करते, लेकिन यहाँ पर जब एलिगेशन का क्वेश्चन हो तो समय यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो औसत निकालना है, तो जितना समय ये रहेगा उतना ही समय का ये, तभी तो इन दोनों का औसत निकाल के ये आता है। तो अगर समय से गुना करिएगा भी तो कॉमन होके कट जाएगा और आंसर वही आएगा। कैसे? तो हम बोल कर दिखाते हैं। करा सुप्रिया 3600 रुपया 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए। तो बोलिए 1 साल में 9%, तो बोलिए अब 3 साल में इसको क्या परसेंट पढ़िएगा? हम बोले 1 साल में 9%, तो 3 साल में 9 तिया 27%। बोलिए इधर हम बोले आगे कह रहा है एक अन्य राशि 12% दर से उतने ही समय के लिए, यानी 3 साल के लिए, तो 1 साल में 12%, तो 3 साल में तो 12 तिया 36%। अब बोलिए ये भी तो औसत है, तो इन दोनों का औसत है, तो ये भी 3 साल के लिए होगा। तो अब इसको 3 साल के लिए, तो 1 साल में 11%, तो 3 साल में 33%। अब देखिए यहाँ 3 कॉमन, यहाँ पर भी 3 से गुना किए थे, यहाँ भी, तो 3 यहाँ कॉमन होगा, 3 यहाँ कॉमन होके वो कट जाएगा। कैसे? तो यहाँ देख लीजिए भाई कैसे 3 कॉमन होके कटता है। 36 और 33 में अंतर है 3 का, 27 और 33 में अंतर है 6 का। तो बोलिए 3 से 6 कटेगा 2 बार। बोलिए यहाँ पर 3 कॉमन होके कट गया, 1:2, तो सुप्रिया का तुलना सुप्रिया से, टोटल निकालना है तो 3 से। तो हम यहाँ पर जब आप एलिगेशन रूल लगा रहे हैं तो समय आपका 1.5 साल दिया रहे, 2.5 साल दिया रहे, 3 साल दिया रहे, 5 साल दिया रहे, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। तो ये औसत होता है, इसलिए अगर ये 3 साल रहेगा तो ये भी 3 साल रहेगा, और इन दोनों का औसत भी यहाँ 3 ही साल लिखाएगा। इसलिए जब एलिगेशन में समय आपका दिया रहे, कुछ भी समय दे दे तो उस समय से मतलब नहीं रखिएगा। जल्दी से यहाँ पर 1 साल का लिख दिए, यहाँ भी 1 साल, यहाँ भी 1 साल, अंतर निकाल दिए, तो ये मूलधन का रेशियो आपका निकल जाएगा। जो दिया हुआ है तुलना करिए, निकालना उसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। जो दिया हुआ है तुलना करिए, निकालना उसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब इधर थोड़ा सा खतरनाक है, बस इतना सा और समझना है, बस बहुत थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। थोड़ा सा यहाँ पर बस 1-2 प्रश्न को आप समझ जाइएगा तो फिर ये सब बनने लगेगा। और समझना भी है, और समझ के इसको माइंड में सेट कर लेना है, इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब प्यारे यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। ये क्वेश्चन तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमें समझाना पड़ेगा। तो इसको अच्छा से समझ में आने के लिए पहले हम इसको सिखाते हैं। हालांकि ये ना भी सिखाएंगे तो आपसे होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य इसको सिखाना है, और इसमें आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए आप बहुत अच्छे से समझिएगा। और NTPC का पूछा हुआ भी है, ऐसे पूछने के लिए तो सभी तरह का एग्ज़ाम में पूछता है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको हम अच्छे से पहले इसको, इजी है, पहले इसको समझाते हैं, समझाने की ज़रूरत है फिलहाल नहीं। कह रहा 12 रुपये प्रति लीटर, यूनिट भी लिख देते हैं समझने के खातिर। कह रहा है 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ, ये है बाबू दूध। कह रहा 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। कह रहा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ये दूध है, इसमें पानी मिला दिया, तो अब ये मिश्रण जो तैयार हुआ इसका रेट हो गया 8 रुपये प्रति लीटर। अब यहाँ पर पानी मिलाया है तो पानी का रेट होता है 0 रुपये प्रति लीटर। इसलिए 0 रुपये प्रति लीटर हम बोल रहे हैं भाई,
कोई भी दूध वाला जब दूध बेचने के लिए जाता है तो अगर उसमें पानी मिलाकर वो बेचता है तो वो बिसलेरी वाला बोतल खरीद कर उसमें पानी नहीं डालता है प्यारे। वो जब भी पानी मिलाता है तो फ्री वाला पानी मिलाता है। तो वहाँ पर पानी आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि पानी जब भी मिलाता है तो पानी का रेट लिखा हुआ भी कभी कभी रहता है कि पानी का कोई कीमत नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पानी का कोई मूल्य नहीं। तो इस प्रश्न में कोष्ठ में वहाँ पर लिख दिया है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। लेकिन आप आशा नहीं करेंगे कि वो हर बार ऐसा लिखा हुआ ही रहे। तो जब भी पानी मिलाने की बात होगा तो अगर खरीद कर मिलाएगा तो वो स्पेशल केस हुआ तो वैसे स्थिति में लिखेगा। अगर नहीं कुछ लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि फ्री वाला पानी मिलाया, ये बिसलेरी वाला बोतल नहीं मिलाया है। तो कह रहा है 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो ये पानी फ्री वाला है, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, 0 और 8 में अंतर है 8 का, 12 और 8 में अंतर है 4 का। तो इस तरह से काट दीजिएगा, इससे कट गया 2 बार तो हो गया 2:1। तो आपका आंसर हो गया 2:1। तो बोलिए यूनिट यहाँ लीटर है तो ये मात्रा का ही रेशियो निकला और मात्रा ही तो पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो गया 2:1। तो ये ठीक था, इसमें कुछ समझाना नहीं था, समझाना हमें ये है और इसी के कारण हम बोले। इसमें लिखा हुआ पानी का कोई मूल्य नहीं, लेकिन और भी प्रश्न में देखिए कहीं पर आपको इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो समझने के लिए हम दे दिए वही वाला ऊपर में, ताकि आप समझ भी सकें कि एग्जाम में दिया हुआ भी रह सकता है, नहीं भी लिखा हुआ रह सकता है। अब इसी को समझना है और इसको माइंड में सेट कर लेना है, कभी भूलिएगा नहीं। तो अब देखिए हम बात यहाँ कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे, समझिएगा। एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। करें एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच दे। मेरा मतलब जिस रेट पर वो दूध खरीद के लाया था और उसी रेट पर उसको बेच दे। करा एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। तो वो दूध को किस रेट से खरीदा था ये मालूम नहीं है। अगर ये मालूम रहा होता तो उसमें पानी मिलाने के बाद जब बेचने गया तो जिस रेट पर खरीदा था उसी रेट पर वो बेचा था, तो यहाँ पर भी वही रेट हो गया होता जिस रेट से वो खरीदा था। तो खरीदा गया वाला यहाँ पर लिखिएगा और इसमें पानी फ्री वाला मिलाया और जिस रेट से खरीदा है उसी रेट से बेचा है, दोनों को मिलाकर, तो ये विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख देते। तो अब जरा यहाँ पर आपका दिया हुआ रेट नहीं है और आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 रुपये, 22 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कुछ भी। अब थोड़ा सा समझिए, जब भी रेशियो आपको निकालना रहे, हमेशा जब भी रेशियो निकालना रहे वो अज्ञात है तो वेरिएबल टर्म मत मानिएगा, क्योंकि वेरिएबल टर्म मानेंगे तो सॉल्व तो होगा लेकिन वो कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेट करने में परेशान हो जाइएगा। तो रेशियो ही निकालना है तो कोई भी डिजिट मान लीजिएगा, लास्ट में वो कॉमन होके कट कुट के जो आंसर आना है वही आंसर आएगा। इसलिए आप यहाँ पर क्रय मूल्य कुछ भी मान सकते हैं। तो वेरिएबल टर्म मत मानिए, नहीं तो कैलकुलेट करने में परेशानी होगा। तो अपने मर्जी से दूध का कीमत आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन कुछ भी का मतलब एक हुआ 100 रुपये लीटर मान लिए या 1 रुपये लीटर मान लिए, 10 रुपये लीटर मान लिए। कुछ लोग कहेंगे कि 999.99 रुपये मान लेंगे, तो आप मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने में जितना मज़े से आप 99.99 माने हैं उतना ही कैलकुलेट करने में भी मज़ा ला देगा। तो ऐसा कुछ मानना चाहिए जिससे कैलकुलेट करने में बड़ा आसान लगे। तो हम यहाँ पर दूध का क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपये प्रति लीटर। अब यहाँ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन समझने में सुविधा होगा इसलिए लिख रहे हैं। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति दूध जो बेचता है
उस दूध को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। अब 50 रुपये 100 रुपये आप कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार, तो हम यहाँ 1 रुपये मान लिए। कह रहा है एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो 10% का लाभ हो। तो बोलिए दूध को 1 रुपये प्रति लीटर खरीदा, इसमें पानी बोलिए 0 रुपये प्रति लीटर, 0 रुपये प्रति लीटर वाला मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो नया मिश्रण तैयार हुआ उस मिश्रण को कह रहा है क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो अब बोलिए वो खरीदा था कै रुपये प्रति लीटर दूध भाई, तो 1 रुपये प्रति लीटर वो दूध को खरीदा था और उसी रेट पर बेच दिया, यानी 1 रुपये प्रति लीटर बेच दिया। तो हम यहाँ पर लिख दिए 1। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना है, क्या समझना है भाई? तो यहाँ पर दूध का क्रय मूल्य है, यहाँ पर दूध का क्रय मूल्य है और यहाँ पर औसत ये विक्रय मूल्य आप लिख दिए। तो कैलकुलेट करने के लिए अगर ये औसत क्रय मूल्य है, ये औसत क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी हमें औसत क्रय मूल्य चाहिए और यहाँ पर दिया हुआ है हमें विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए, मेरा मतलब इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ लिखने के लिए सबसे पहले उस विक्रय मूल्य को चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा भाई? क्रय मूल्य में करना पड़ेगा। क्यों क्रय मूल्य में करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ भी हमें औसत क्रय मूल्य चाहिए, इसलिए हमें क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा। अब बदलेगा कैसे? तो बदलने के लिए रास्ता दिया हुआ है। तो अब एक बार हम फिर से प्रश्न को पढ़ देते हैं। कह रहा है एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 10% का लाभ हो। तो दूध खरीदा 1 रुपये, पानी मिलाया 0 वाला, अब मिश्रण को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से वो बेच दिया। इसका मतलब क्रय मूल्य के रेट से बेचा, तो ये बेचा है क्रय मूल्य के रेट से बेचा 1 रुपये, तो ये भी 1 रुपये, लेकिन ये मिश्रण है और इसको क्रय मूल्य के रेट से बेचा गया है, इसलिए वो 1 रुपये प्रति लीटर अब क्रय मूल्य नहीं कहलाएगा, वो विक्रय मूल्य हो गया। तो अब इस विक्रय मूल्य को हमें चेंज करना है क्रय मूल्य में। तो अब कैसे बदलिएगा भाई? तो 10% लाभ जो दिया हुआ उससे हम रेशियो लिखेंगे, उससे चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? तो देखिए ये विक्रय मूल्य है 1 रुपये। अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य से गुना। तो 10% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 तो लाभ है 10, तब विक्रय मूल्य 110। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालिएगा तो 100 से। अगर फ्रैक्शन से आप लिखिएगा तो वो भी कर सकते हैं। 10% का मतलब 1/10, यानी क्रय मूल्य 10 तो लाभ 1 तो विक्रय मूल्य 11। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालिएगा तो 10 से। अब ऐसे आप पसंद करते हैं या ऐसे, ये आपका अपना प्रॉब्लम है। जब हम 0 से सिखाएंगे तो इससे भी आप करिएगा, उससे भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब ये बात समझ में आया क्यों चेंज कर रहे हैं। तो 10% लाभ का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, 10% लाभ का मतलब हो गया विक्रय मूल्य 110। आपको निकालना है क्रय मूल्य तो 100, 0 से 0। अब बोलिए 10/11, इन दोनों का अंतर को यहाँ, तो 0 और 10/11 में अंतर कहलाएगा 10/11 ही। और बोलिए ये वाला से ये वाला फिलहाल बड़ा है तो इससे पक्का ये छोटा ही होगा। ये बीच वाला वैल्यू है तो 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। तो इससे ये बड़ा है तो इससे ये छोटा होगा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। मेरा मतलब 1 में से 10/11 घटाएंगे। तो आप जैसे भी घटाइए, हम तो बोलते हैं 11 - 10 यानी 1/11। बोलिए जल्दी से काट दीजिए तो 10:1, तो आपका आंसर हो जाएगा 10:1। इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 10:1। इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। कुछ लोग 9:1 लिख रहे हैं प्यारे, वो गड़बड़ है।
आप जरा फिर से एक बार समझिए। बहुत कम बोल के बना देते हैं, अभी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो अब कम बोल कर बना रहे हैं, सीखिएगा एक बार फिर से। एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे और 10% लाभ हो? तो दूध खरीदा था वो 1 रुपये प्रति लीटर, 0 रुपये प्रति लीटर वाला पानी मिलाया। अब मिश्रण जो तैयार हुआ उसको 1 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया, क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी 1 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया, क्योंकि खरीदा 1 रुपये तो बेचा भी 1 रुपये। तो ये क्रय मूल्य तो ये भी क्रय मूल्य ही हमें चाहिए। ये है भी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में बदलिए। तो 10% लाभ का मतलब 1/10, यानी क्रय मूल्य है 10 तो लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य होगा 11। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है 10 से। या तो बोलेंगे ये 110 तो ये 100 कट कर इतना ही आ जाएगा। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो यहाँ अंतर हो गया प्यारे 10/11। और 1 में से 10/11 घटाएंगे तो 1/11। 1 में घटाने का नियम हम आपको सिखाए थे, जो सीखे हैं ठीक है, नहीं सीखे हैं तो आगे हम सिखाएंगे, ठीक है। तो अब इससे ही कट गया, तो आपका आंसर हो गया 10:1। तो दूध है 10 के अनुपात में, पानी है 1 के अनुपात में, वही तो आपसे पूछ रहा है। 9:1 नहीं बल्कि 10:1 है। तो आशा करते हैं कि अब इस प्रश्न को आप माइंड में सेट कर लिए होंगे, तो अब इसको भी बना लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप माइंड में सेट कर लिए होंगे, तो अब इसको भी बना लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्यारे आपको डरना नहीं है, बस आज भर के लिए टाइम पास कर दिए थे। अगला क्लास से हम 0 से लेकर चलेंगे, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। आज पटना में बहुत बारिश हुई है और इधर नेट वेट सबका गड़बड़ चल रहा होगा। तो आपका मोबाइल में अगर सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर आज नेट में थोड़ा परेशानी हो रहा है। कोई बात नहीं, तो वीडियो रहेगा, आप उसको देख लेंगे, दिक्कत है तो। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। प्रतिशत में पूछ रहा है, कोई बात नहीं, प्रतिशत में बदल लीजिएगा, नहीं अगर बनेगा तो बाद में पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल आ जाइए, ये भी आपसे हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, 3 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध, 3 रुपये प्रति लीटर। यहाँ हमें मानना नहीं पड़ा, क्योंकि प्रश्न में है उसका रेट दिया हुआ था कि दूध खरीदना है 3 रुपये प्रति लीटर वाला। आगे कह रहा है कि 3 रुपये प्रति लीटर लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया गया। पानी का रेट नहीं दिया हुआ, तो पानी तो हमेशा फ्री वाला होता है, और इससे मात्रा 4 लीटर लिया गया है। कह रहा 4 लीटर पानी मिलाया। यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 20% लाभ कमाया, पहले के मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाया, तो पहले वाला मूल्य यानी खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य है 3, यानी अब बेचा है 3 ही रुपये। लेकिन कोई भी बेचेगा जिस रेट पर खरीदा उसी रेट पर बेचेगा, तो कभी तो लाभ होगा नहीं। तो वहाँ पर जो पानी मिलाया था वो एक्स्ट्रा बन गया, जिसके वजह से उसको लाभ होगा। तो अब कह रहा है कि उसको 20% लाभ हुआ, तो 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से, या 20% को आप पढ़िएगा 1/5, तो क्रय मूल्य है 5 तो लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य होगा 6। वो भी आप कर सकते हैं, देख लीजिए, वही हो जाएगा। ये हो गया 6, उधर हो गया 5, 3 से काटिएगा 2, 5/2 का मतलब 2.5, तो इधर बोलिएगा 2.5 और 0 में अंतर होगा 2.5 का, और बोलिए 3 और 2.5 में अंतर होगा हाफ का। हाफ मतलब होता है 1/2 का। तो बोलिए इससे ये कैंसिल, तो 5:1। अब जो भी आपसे पूछे, कह रहा है
तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पाएगा, शुद्ध दूध कितनी मात्रा में पाएगा, दूध की मात्रा तो निश्चित राशि दिया हुआ है। बोलिए पानी का तुलना पानी से यानी 1 से, दूध निकालना है तो दूध का रेशियो यानी 2 से, तो सॉरी इधर आप 5 है, 5 है, 5 है, तो यहाँ पर जल्दी से आप 5 से गुना करिए तो 5 चौका 20, तो आपका आंसर होगा 20। नेक्स्ट, तो अब आपसे हो जाएगा प्यारे, अब ये सब हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें तीनों दिया हुआ है, सिर्फ विक्रयमूल को चेंज कर देना है। चलिए एक बना ही देते हैं, दिक्कत ना हो। ये एनटीपीसी है तो रेशियो पूछ रहा है, ये भी रेशियो है। चलिए एनटीपीसी है, इसी को बनाते हैं। करा 400 रुपये प्रति केजी, 400 रुपये प्रति किलो लागत वाले दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाले असम चाय के साथ आपको बताना है दार्जिलिंग वाला चाय अच्छा होता है कि असम वाला। जीएस आप पढ़ते हैं तो आप बतला सकते हैं, दार्जिलिंग वाला अच्छा है प्यारे कि असम वाला। करा 400 रुपये प्रति किलो लागत वाले दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाले असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य और यहाँ है विक्रय मूल्य, तो यहाँ हमें विक्रय मूल्य नहीं चाहिए। देखिए कुछ लोग दार्जिलिंग और कुछ लोग असम लिख रहे हैं, हो सकता है कि आप दार्जिलिंग से ही होंगे और कुछ लोग असम से ही होंगे, इसलिए हम असम और दार्जिलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वो आपका अपना मामला है। बोले प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हुआ। तो ये इस रेट से बेचा है तो ये क्रय मूल्य तो इसको भी हमें बदलना पड़ेगा क्रय मूल्य में। तो अब बोलिए 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120, तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 100, या 20% का मतलब 1/5, तो क्रय मूल्य 5, तो लाभ 1, तब विक्रय मूल्य 6। तो यहाँ 6 लिखते और यहाँ 5 लिखते। अब जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए तो आपका ये रेशियो निकल जाएगा जो आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप कर सकेंगे। चलिए तो अब ये सब ठीक है, हो गया। एक इसको हम बनाते हैं, निश्चित राशि दिया हुआ, हालांकि अब बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर भी बना देते हैं। 29 रुपये प्रति किलो वाली कितनी चाय लिखा हुआ है, 29 रुपये प्रति किलो वाली कितनी चाय, 32 रुपये प्रति किलो वाली 25 किलोग्राम चाय के साथ मिला के, सॉरी 1 सेकंड रुक जाइए, गड़बड़ लिख दिए। करा 29 रुपये प्रति किलो वाली कितनी चाय, 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चाय, ये मात्रा दिया हुआ है, के साथ मिलाकर मिश्रण को मिलाकर 33 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% का फायदा हुआ। ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, तो इसको क्रय मूल्य में बदलिए। 10% लाभ का मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य 110, क्रय मूल्य हो जाएगा 100। तो अब बोलिए 11 से कट गया 3 बार तो हो गया 30, इधर अंतर हो गया प्यारे 32 और 30 में अंतर है 2 का, और इधर 29 और 30 में अंतर है 1 का। अब हो गया। इसका मात्रा है 25, तो 25 का तुलना 1 से निकालना है, उसको गुना, तो ये पूछा जा रहा है। तो बोलिए 1 है तो इसमें 25 से गुना, तो इधर 25 दूनी 50, या तो तुलना ही कर दीजिए। 25 का तुलना इस 1 से, इधर वाला निकालना है तो 2 से, बात बराबर है, तो आंसर हो गया 50 किलोग्राम। तो इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप ये सीख गए। ये टारगेट बैच है,
ग्रुप डी एनटीपीसी को ध्यान में रखकर ये फाउंडेशन नहीं है कि इसको 5 दिन तक चलाते रहें। अगर फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे, एलिगेशन है तो कम से कम 10 से 12 घंटा लगता है मिनिमम, तब जाके वो ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में ख़त्म करना है, क्योंकि ये टारगेट बैच है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रश्न, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये सदाबहार वैरायटी है। सदाबहार और एक होता है बहारों का बहार, तो ये सदाबहार नहीं बल्कि बहारों का बहार वैरायटी है। सदाबहार मतलब कभी कलाल ये एग्जाम में सभी तरह में रहता है, और बहारों का बहार इसका मतलब हमेशा सभी तरह के एग्जाम में रहता है। तो ये सदाबहार नहीं बल्कि बहारों का बहार है। ये सभी तरह का एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। ग्रुप डी हो, मेरा मतलब रेलवे हो या एसएससी हो या बैंक हो या मैनेजमेंट हो या डिफेंस का एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, हर जगह ये प्रश्न मिलता है। तो ये सदाबहार नहीं बल्कि बहारों का बहार है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, ये प्रश्न ढेर सारे बार पूछा हुआ है, इसको मत देखिएगा, बस पूछता है। अब ये डिजिट सेम करके इतने बार पूछा है, अब डिजिट चेंज करके भी तो बार बार रहेगा, भाषा यही रहेगा लेकिन डिजिट चेंज करके कुछ भी लिखा रहेगा। तो फिलहाल चलिए, अब ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें ज़्यादा देर हम टाइम देंगे नहीं। फाउंडेशन बैच में जब हम इसको बतलाते हैं तो इससे पहले 1 घंटा तक वहाँ पर नॉन स्टॉप हमें एक दूसरा चीज़ को समझाना पड़ता है। वो क्या समझाना पड़ता है भाई? अब कहीं लिखा रहेगा 11/13, कहीं पर लिखा रहेगा 21/23, इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, या तो फिर इसमें से कौन सा भिन्न छोटा है, या 2 से अधिक लिखा रहता है तो कहता है इसे बढ़ते क्रम में सजाएं, या कहेगा इसे घटते क्रम में सजाएं। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पर हम जब एक बार समझा देते हैं तो हो जाता है। तो फिलहाल अभी हम इसको डायरेक्ट बना करके पार कर जाएंगे, समझ में आ जाएगा। फिर ये तो नंबर सिस्टम में ये टॉपिक एक है जो हमें पढ़ाना रहता है, और इससे एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन सभी तरह का एग्ज़ाम में, खास करके बैंकिंग में ज़्यादा रहता है, रेलवे में भी एकाक प्रश्न आते रहता है कभी कलाल। तो आगे छेड़ेंगे, फिलहाल अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पैटर्न समझा दे रहे हैं। तो एक बार हम पैटर्न समझाने के लिए लिख रहे हैं। कह रहा यहाँ पर आराम से लिख देते हैं, फिर डायरेक्ट समझा देंगे। 2 बर्तनों, समझने की खातिर हम इसको लिख रहे हैं प्यारे, लेकिन ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं था। कह रहा है 2 बर्तनों ए और बी, 2 बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी। कह रहा 2 बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा 4:3 के अनुपात में है और 2:3 के अनुपात में है। तो पहला बर्तन में टोटल है 7, दूसरा बर्तन में टोटल है 5। अब कह रहा है तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए। मेरा मतलब एक और बर्तन है सी, तो कह रहा इससे कितना मात्रा और इससे कितना मात्रा लेकर इसमें मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में अम्ल और पानी आधी आधी हो जाए। आधा आधा मतलब 1/2, 1/2। आधा आधा को हम सीधा पढ़ते हैं 1:1, यानी ये जो नया बर्तन में मिलाया उसमें 1:1 यानी टोटल हो गया 2। तो ये सब रेशियो से हम शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हर चीज़ हम जो भी बोलेंगे सब हमारा दिमाग सिर्फ रेशियो से ही चलता है, इसलिए यहाँ एग्जाम्पल देने के लिए रेशियो की ओर जाना पड़ता है। तो प्यारे
इस मेथड से जोगफल समान करने पर आधारित रेशियो में हमारा एक रूल है, कंडीशन है, कब अंतर समान करेंगे, कब जोगफल समान करेंगे, कब रेशियो का प्रत्येक पद परिवर्तित करेंगे, ये सब कंडीशन है। तो उसी में एक टॉपिक है जोगफल समान करना। तो कब ये जोगफल समान करेंगे उससे रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पर रेशियो अगर पूछेगा, ये अगर पूछेगा तो जोगफल समान करने वाला रूल लगा दिया जाता है। और जब ये दिया हुआ रहे और ये मात्रा आपसे पूछ देता है तो जोगफल समान करने वाला रूल नहीं बल्कि एलिगेशन लगा दिया जाता है, बैलेंस करने पर आधारित रूल लगा दिया जाता है। तो जब ये वाला अज्ञात रहता इसके बारे में पूछता तो यहाँ पर वैसे स्थिति में जोगफल समान करने वाला रूल लगाते। और जब यहाँ से ये मात्रा गायब हो जाएगा, कितना कितना मात्रा लिया जाए ये आपसे पूछेगा तो एलिगेशन का रूल लगाएंगे। तो आप पहले जोगफल समान करने के लिए रूल जानते तभी तो ये आपसे पता चल पाता कि ये रूल लगाना है कि ये रूल लगाना है। तो यहाँ दिक्कत था। तो चलिए फिलहाल एलिगेशन से बनाते हैं। तो अब ये लिख दिए हैं, ठीक है। एलिगेशन में कुछ नहीं, बस 3 गो गोल गोल बनाना है, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, बस हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए। अब ये जो मिश्रण आपका है 2 बर्तन में, उसमें अम्ल और पानी है। तो आप अम्ल को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं या पानी को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जिसका इच्छा होगा उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि उसको लेकर बढ़ना चाहिए। नींद आ रहा है, कोई बात नहीं, तो फिर सो जाइए, इसमें क्या सोचना है, फिर कल पढ़ लेंगे, आप जानिए। लेकिन जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा प्यारे, तो फिर आपका वीडियो डिलीट होते चला जाएगा, यूट्यूब पर वो रहेगा नहीं। अभी डेमो चल रहा था इसलिए छोड़ा जा रहा था। लेकिन आपको साउंड में परेशानी हो रहा है, कोई बात नहीं, साउंड में परेशानी हो रहा है तो नींद नहीं आएगा। साउंड में परेशानी के वजह से इरिटेशन होगा, जिसके वजह से आपको नींद नहीं आएगा। अगर अच्छा साउंड रहेगा तो नींद आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये साउंड को इरिटेट करने के लिए इको में डाल दिया गया है ताकि आपको नींद ना आए। तो साउंड का परेशानी नहीं है। अगर सीखने का इच्छा होता है तो आप याद कीजिए, अगर बचपन में आप छोटे जिस समय होंगे, हालांकि अब तुरंत अभी 2, 4, 5 साल में ज़माना थोड़ा सा हाईटेक हो गया है, लेकिन आप जब छोटे थे, बच्चे थे, तो उस समय ज़माना इतना हाईटेक नहीं था। घर घर में मोबाइल, वो ठेला चलाने वाले हो या रिक्शा चलाने वाले हो, सभी के पास मोबाइल ऐसा पहले नहीं था। तो याद कीजिए कि आप बचपन में, मतलब जब आप छोटे थे उस समय को याद कीजिए। अगर आपको क्रिकेट देखना है तो आपके घर में टीवी नहीं है तो आप क्या करते थे, दूसरे के यहाँ देखने के लिए जाते थे। अगर देखने के लिए न मिले, बैठने के लिए जगह न मिले, तो कहीं पर सटक के आप देख रहे होते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब पटना में हम पढ़ाते थे, क्लास टूटा, क्लास टूटने के बाद दोपहर में हम घर की ओर जाते थे लंच, तो उस टाइम पे हम जाते थे, तो वहाँ से छुट्टी में निकले या तो फिर कभी कभी शाम में निकले तो स्टूडेंट लोग का नज़ारा देखकर हम दंग रह जाते थे कि क्या कर रहे हैं भाई। तो लोग देखिए कैसा कैसा काम करते हैं, समझाते हैं। ये किसी का घर है, घर का ये दीवार है, यहाँ पर इस दीवार पर खिड़की है प्यारे, ये खिड़की, ठीक है। अब स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि यहाँ ज़मीन पे ये प्लास्टर जो किया हुआ था, इस पर यहाँ घाट बना हुआ रहता है। तो स्टूडेंट लोग छड़ पकड़कर इस पर घाट पर पैर रख कर ऐसे दूसरा के घर में निहार करके देखेंगे, क्या देख रहे हैं ये दूसरा को क्या पता। घर वाला बाहर निकल के देखेगा, कहेगा ये क्या देख रहा है, 2-4 थाप दे भी देगा। लेकिन वहाँ ये देख रहे हैं क्रिकेट का नज़ारा क्या हुआ। तो ऐसे स्थिति में लोग देख लेते हैं। और जब पढ़ने की बात आया है तो साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो नींद आ रहा है, चोट्टा कहीं के। अब बोल रहे हैं चोट्टा तो खराब भी लग रहा होगा, लेकिन हम प्यार से बोल रहे हैं प्यारे भाई,
तो आप दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि इसी पढ़ाई से आपका नसीब बदलेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं भागने वाले को भागने दीजिए। ठीक है, हम नहीं भाग रहे हैं भाई, पहले इसको ख़त्म करके ही भागेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच नहीं है, ये टारगेट बैच है। और हम नहीं भागेंगे, आपको भगा के रहेंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। चलिए ठीक है। कुछ लोग ऐसे ऐसे नमूना होते हैं भाई। एगो कहावत है, काबुल में भी गधा रहते हैं। तो ये तो भाई बात ही अलग है। चलिए ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। करा दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा 4:3 के अनुपात में है और 2:3 के अनुपात में है। उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी इससे कितना मिलाना चाहिए सी में। कि कह रहा है कि मिश्रण में अम्ल और पानी का आधा अनुपात हो जाए, यानी आधा मतलब 1:1 हो जाए, क्योंकि 1/2 कटेगा 1:1। अब जरा ध्यान दीजिए, अम्ल को यहाँ भी लिखिएगा तो यहाँ भी अम्ल, क्योंकि अम्ल लिखेंगे तभी तो ये औसत अम्ल दोनों का मिलाकर एक साथ रहेगा। अगर यहाँ पानी तो यहाँ भी पानी, अगर यहाँ अम्ल तो यहाँ भी अम्ल ही लिखना पड़ेगा। तो अब जिसका डिजिट छोटा रहेगा उसको लेकर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट करने में सुविधा होगा। तो बोलिए यहाँ अम्ल का रेशियो 4 है, यहाँ तो किसी को भी लेकर बढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो हम यहाँ पर पानी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सॉरी, शायद 3 था, 4 3, ठीक है। पानी, तो जरा ध्यान देंगे। अब हम यहाँ पर पानी लेकर बढ़ रहे हैं, तो बोलिएगा अम्ल है 4, पानी है 3, तो टोटल मिश्रण हो गया 7। टोटल मिश्रण है 7, तो उसमें पानी कितना भाग कहलाएगा, टोटल का कितना भाग पानी। तो कुल से कंपेयर हो रहा है, कुल को रखिएगा नीचे, पानी का निकालना है तो पानी को ऊपर। फिर से टोटल मिश्रण है 7, जिसमें अम्ल है 4, पानी है 3, तो पूरे भाग का कितना पानी है। तो टोटल है 7, पानी है 3, यानी 3/7। अगर अम्ल कहता तो 4/7। अब बोलिए दूसरा में पानी कितना, तो अम्ल है 2, पानी है 3, मिश्रण है 5, तो बोलिएगा पानी हो जाएगा आपका 3/5। और बोलिए यहाँ पर अम्ल है 1, पानी है 1, टोटल मिश्रण है 2, यानी पूरे मिश्रण का कितना भाग पानी, तो 1/2। अब इन दोनों का अंतर को यहाँ, इन दोनों का अंतर को यहाँ, तो आपका रेशियो निकल जाएगा। अब इसी को समझाने के लिए हम बोल रहे थे कि कौन बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है, बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, ये सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठीक है लिखने के लिए लिख दिए, लेकिन अब ये वाला इससे बड़ा है कि इससे बड़ा है, एक से बड़ा है एक से छोटा है, तो उसके लिए अब हम डायरेक्ट बहुत शॉर्ट में बोलकर निकल रहे हैं। जब भी आपको बड़ा छोटा पता करना रहे तो रूल तो ढेर सारे हैं, जब हम इस टॉपिक को छेड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, रेशियो मेथड से ही टोटल बन जाता है। लेकिन फिलहाल हम बहुत शॉर्ट में बोलकर निकल रहे हैं। जल्दी से आपको बड़ा छोटा पता करना है तो सभी का हर को समान बना दीजिएगा। क्यों भाई? तो समझिए, जैसे हम यहाँ पर 2 गो भिन्न ले लिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5/10, इधर बोले 7/10। बोलिए दोनों भिन्न का हर समान है, तो हर समान रहेगा तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा रहेगा छोटा। इसलिए कि 5 में 10 से भाग देंगे 50 पैसा, ये 70 पैसा। तो और भी आप कोई भी डिजिट लिख कर देखिए, हम बोले यहाँ 50 है, यहाँ 70 है, इससे काटेंगे 5 बार, इससे काटेंगे 7 बार। तो जिस भिन्न का हर अगर समान रहे तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा रहेगा वो हमेशा छोटा होता है। तो हम शॉर्टकट में यहाँ
यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को जब हम समझाएंगे डिटेल से तो मिनिमम 1 घंटा समय लग जाता है, इसलिए यहाँ कट के निकल रहे हैं। तो हर सबको समान बना दीजिए। तो किसी भी चीज़ को समान करना होता है तो एलसीएम लेते हैं। तो बोलिए यहाँ 7 5 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कॉमन नहीं है, तो 7 5 2 का एलसीएम 7 5 35 दूनी 70। 70 होने के लिए 10 से तो नीचे 10 से तो ऊपर भी 10 से, 70 होने के लिए 14 से तो ऊपर भी 14 से। बोलिए 70 होने के लिए 35 से तो ऊपर भी 35 से। अब बोलिए सभी का हर समान है, ये भी 70 ये भी 70 ये भी 70, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा रहेगा। तो बोलिए यहाँ 42 है यहाँ 35 है, तो 42 और 35 में अंतर निकालिएगा तो 42 35 में अंतर है 7, 7/70। अब बोलिए इधर आप बोलेंगे 30 और 35 में अंतर है 5 का, तो बोलेंगे 5/70। 70 70 कट गया तो हो गया 7:5। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। करा 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा 4:3 के अनुपात में है। तो पानी लेकर बढ़िएगा तो सभी जगह पानी, अगर अम्ल लेकर बढ़िएगा तो सभी जगह अम्ल। इस बार हम सब जगह अम्ल लेकर बढ़ रहे हैं। तो बोलिए पहला में टोटल मिश्रण होगा 7 जिसमें अम्ल है 4, यानी बोलेंगे 4/7। दूसरा में बोलिए टोटल है 5 जिसमें अम्ल है 2, तो बोलेंगे 2/5। और यहाँ पर अम्ल और पानी की मात्रा आधा आधा, आधा आधा मतलब होता है बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। तो टोटल है 2 जिसमें अम्ल है 1, यानी 1/2। अब हर समान बनाइएगा तो बोलिए यहाँ 7 यहाँ 5 यहाँ 2 का एलसीएम 70। 70 बनाने के लिए 10 से तो ऊपर में भी 10 से, क्योंकि कटेगा तो उतना ही रह जाएगा। 70 बनाने के लिए 14 से तो यहाँ भी 14 से। 70 बनाने के लिए 35 से तो यहाँ भी 35 से। सबका हर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो अब हर से तो मतलब है नहीं, सीधे अंश को देखिए। तो 40 अब 35 में अंतर है 5 का, तो 5/70। बोलिए 28 और 35 में अंतर है 7 का, तो 7/70। तो आप जल्दी से ये कट गया तो हो गया 7:5। तो इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। तो आप सीख गए, तो हो गया 7:5। तो इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। तो आप सीख गए। समझ में आ पाया कि नहीं प्यारे? समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो बोल दीजिएगा, फिर आगे हम बता देंगे। पहले जो फ्रैक्शन हम बतला रहे हैं कौन बड़ा कौन छोटा, पहले उसको समझाना पड़ेगा, तब फिर से इसको आना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप समझ गए होंगे तो समझ में आ गया। चलिए ठीक है, और चिंता नहीं करना। ऐसे भी लास्ट में जब हम सेट बनवाएंगे, अंतिम में जब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ जाएगा तो दिन भर में 3 गो सेट चलेगा, एक मॉर्निंग एक दोपहर एक शाम। कोई भी पेशेंट जब ज़्यादा तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दवा का डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तो वो टैबलेट देते हैं। तो वो बोलते हैं कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दवा खाना है। तो जब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक में आएगा उससे पहले टॉपिक सब समाप्त हो जाएगा। तो 1 सेट सुबह, 1 सेट दोपहर और 1 सेट रात में, दिन भर में 3 सेट चला देंगे, जिससे आप 5 से 10 दिन में आप काफ़ी एक्सपर्ट हो जाइएगा। एग्ज़ाम में कैसे बनाया जाता है वो आप स्पीड में सीख जाएंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेट में डाल देंगे, तब तक वहाँ पर भिन्न से रिलेटेड सिखाएंगे, तो फिर दिक्कत है तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, डरिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब प्यारे ये आपसे हो गया, तो अब ये वही है, बना दीजिएगा, बन जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो अब आपका शायद टाइम तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 1 घंटा टिक सकते थे। तो अब बोला जाए, आगे पढ़ाया जाए या फिर रोका जाए? ज़्यादा जो रहेगा वही काम करेंगे। आगे बढ़ा जाए या फिर आज रोका जाए, कल से बढ़ा जाए?
प्यारे जल्दी से आप कमेंट में लिखिए, आगे बढ़ूं या रोकूं। यस लिखने से पता नहीं चल पा रहा है रुकना है कि छोड़ना है। आगे बढ़ूं या रोकूं, यस लिखने से पता नहीं चल। चलिए, कुछ रोकने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज बारिश के वजह से पटना में दहाड़ आया हुआ है, काफ़ी रोड पे पानी आ गया है। तो अभी जाने में भी थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि घर के पास ये आपका लाइव क्लास वहाँ से नहीं चल रहा है, बाहर से चल रहा है। तो चलिए प्यारे, आज भर छोड़ देते हैं, फिर अगला क्लास कल से हम अपने हिसाब से शुरू से लेके चलेंगे। तो कुछ लोग रेशियो पढ़े हुए होंगे और भी वीडियो बहुत सारे आपका यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो आप उससे मतलब नहीं रखिएगा, क्योंकि वो बहुत डीप में है, फाउंडेशन बैच की तरह वो है, तो वो काफ़ी डीप में है और आपको माइंड में सेट करना है बहुत शॉर्ट में, कम से कम कंडीशन बने और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो कम से कम टर्म कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में रख सकें, उसके लिए कल से हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। तो आप क्लास बिल्कुल नहीं रोकिएगा और वहाँ होमवर्क रहेगा। 100 प्रश्न आज के बाद से आपका हर दिन रहेगा और बहुत स्पीड में बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। हम अपना हिसाब से ले चलेंगे, आप मेरे हिसाब से एक बार पढ़ कर देखिए। 7-8 दिन होते होते आपको खुद फील होगा कि ये सफ़र अगर 50 दिन 60 दिन 70 दिन तक अगर सही से चल गया तो क्या से क्या हो सकता है। बस 7 दिन क्लास कीजिए, उसके बाद आपको अंदर आत्मा से ये आवाज़ निकलेगा कि ये सबसे बेस्ट है। खांटी मेथड से बेस्ट दुनिया का कोई मेथड हो ही नहीं सकता, इस चीज़ को हम प्रूफ करके दिखा देंगे। तो ये टारगेट बैच में बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। तो चलिए, आज भर के लिए इतना ही, बस होमवर्क अगर नहीं पूरा किए हैं तो आप कर लेंगे। गुड नाइट।